आइए आज हम स्टडी करेंगे न्यूटन का गति का तृतीय नियम। तो देखिए न्यूटन के गति के तृतीय नियम क्या है। तो उसमें कह रहा है कि गति का द्वितीय नियम किसी पिंड पर लगे बाह्य बल तथा उसमें उत्पन्न त्वरण में संबंध बताता है, जैसा हम द्वितीय नियम में पढ़ चुके हैं। अब कह रहा है कि पिंड पर लगे बाह्य बल का उद्गम क्या है। जो पिंड पर बाहरी बल लग रहा है उसकी उत्पत्ति क्या है। उद्गम का मतलब उत्पत्ति, ओरिजिन क्या है। तो कह रहा है कौन साधन बाह्य बल प्रदान करता है। न्यूटनी यांत्रिकी में इन प्रश्नों का सरल उत्तर यह है कि किसी पिंड पर लगने वाला बाह्य बल सदैव ही किसी अन्य पिंड के कारण होता है। इसको ध्यान दीजिए, बाह्य बल का मतलब ही है कि वो किसी दूसरे पिंड के द्वारा होगा। तो इसको ध्यान रखना है। तो जो बाह्य बल होगा उसमें अन्य पिंड जरूर होगा। दो पिंडों A और B के युगल पर विचार कीजिए। मान लीजिए दो पिंड है हमारे पास A और B, तो इनके जोड़े पर विचार करना है। कह रहा है मान लीजिए, अब देखिए इनको जोड़ा क्यों कह रहा है A और B पर। इसलिए कि जब एक दूसरे पर बल लगाएंगे तो एक दूसरे के विपरीत बल होगा। जब विपरीत होंगे तभी हम उनको युगल या जोड़ा कह सकते हैं। जैसे पुरुष स्त्री, ये क्या है, युगल यानी जोड़ा है। इसका मतलब एक पुरुष और एक स्त्री है, दोनों के लिंग अलग अलग है। इसी प्रकार जब धन और ऋण आवेश होता है तो उसको भी हम युगल कहते हैं यानी जोड़ा, क्योंकि एक धन है और एक ऋण है। तो अगर ये युगल कह रहा है A और B को, इसका मतलब इनमें जो बल लग रहा है उनके दिशा या कुछ न कुछ एक दूसरे के अपोजिट जरूर है। तो दो पिंडों A और B के युगल पर विचार कीजिए। मान लीजिए पिंड B पिंड A पर कोई बाह्य बल लगाता है, तब यह प्रश्न भी स्वाभाविक है, क्या पिंड A भी पिंड B पर कोई बाह्य बल लगाएगा। तो जाहिर सी बात है A अगर B पर बल लगा रहा है तो B A पर भी बल लगाएगा, और उतना ही जितना A B पर लगा रहा है। कुछ उदाहरणों में उत्तर स्पष्ट जान पड़ता है। यदि आप किसी कुंडलिनी कमानी को अपने हाथों से दबाएं तो वह कमानी आपके हाथों के बल से संपीड़ित हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्प्रिंग है, कुंडलिनी का मतलब स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को अगर हम अपने हाथ से दबाएं तो वो हमारे हाथों से बल लगाने से वो संपीड़ित यानी सिकुड़ जाती है। संपीड़ित कमानी भी प्रत्युत्तर में आपके हाथों पर बल आरोपित करती है। तो जो सिकुड़ी हुई कमानी यानी जो स्प्रिंग है, या गाड़ी में जो लगती है कमानी जिससे साकर बनता है जो गाड़ी को ऊपर उठाए रखता है, तो वो भी हमारे हाथ में बल लगाती है। और इसका परिमाण अगर आप अनुभव करना चाहें तो ये करेंगे कि जब हम हाथ हटा लेते हैं तो वो फिर से स्प्रिंग अपनी उसी पोजीशन में आ जाती है, जिससे पता चलता है कि स्प्रिंग भी हमारे हाथ में बल लगा रही है। आप इस बल का अनुभव करते हैं, परंतु तब क्या होता है जब पिंड संपर्क में नहीं हो। ये तो संपर्क की बात हो गई, लेकिन जब संपर्क में नहीं होते तब क्या स्थिति होती है। तो कह रहा है पृथ्वी गुरुत्वीय बल के कारण किसी पत्थर को अधोमुखी दिशा में खींचती है। अधोमुखी का मतलब नीचे की ओर, यानी जिधर पृथ्वी है ऊपर से पत्थर नीचे गिरता है, तो अधोमुखी का मतलब उसका मुंह नीचे का रहेगा। अधो मीन्स नीचे, मुंह, मुखी का मतलब मुंह। तो पत्थर जब नीचे को गिरेगा तो अब अधोमुखी दिशा कहेंगे, ऊपर को जाएगा तो ऊपर मुखी दिशा कहेंगे। तो यही कह रहा है कि पृथ्वी गुरुत्वीय बल के कारण किसी पत्थर को अधोमुखी दिशा में खींचती है। क्या पत्थर पृथ्वी पर कोई बल लगाता है? इसका उत्तर स्पष्ट नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपस में संपर्क में पत्थर है तब तो हम तुरंत कह दिए कि दोनों पत्थरों के बीच में अगर एक बल लगा रहा है दूसरे पर तो दूसरा भी पहले पर लगा रहा है। लेकिन अब जब पत्थर आपस में संपर्क में नहीं है या वस्तुएं आपस में संपर्क में नहीं है,
तब क्या स्थिति होगी, तो वही कह रहा है कि अगर कोई पत्थर पृथ्वी की ओर अधोमुखी दिशा में गिर रहा है, इसका मतलब पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच रही है, तभी पृथ्वी की ओर गिर रहा है। तो कह रहा है कि क्या पत्थर पृथ्वी पर कोई बल लगा रहा है? इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है, कह रहा है, क्योंकि हम पत्थर द्वारा पृथ्वी पर लगे बल के प्रभाव को नहीं देख सकते। जब देख ही नहीं सकते तो कैसे कह दें? परंतु न्यूटन के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, पत्थर भी पृथ्वी पर परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत बल लगाता है। हमें इस बल की जानकारी नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि अत्यधिक भारी होने के कारण पृथ्वी की गति पर पत्थर द्वारा लगने वाले बल का प्रभाव नगण्य होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पत्थर भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, बस अंतर ये है कि पत्थर बेचारा पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा छोटा है। तो इतना ज्यादा छोटा है कि उसके प्रभाव को हम अनुभव नहीं कर पाते। नहीं, न्यूटन के हिसाब से देखा जाए तो अगर पृथ्वी बल लगा रही है पत्थर पर, तो पत्थर भी पृथ्वी पर बल लगाता है, लेकिन पत्थर छोटा होने की वजह से वो नहीं खींच पाता। मतलब इतना छोटा है पृथ्वी की तुलना में कि पृथ्वी ही पत्थर को खींच लेती है, पत्थर पृथ्वी को नहीं खींच पाता। इस प्रकार न्यूटनी यांत्रिकी के अनुसार पृथ्वी में बल कभी भी अकेला नहीं पाया जाता। दो पिंडों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया बल है। बल सदैव युगल में पाए जाते हैं। साथ ही दो पिंडों के बीच परस्पर बल सदैव समान और विपरीत दिशा में होते हैं। न्यूटन की इस धारणा को गति के तृतीय नियम के रूप में व्यक्त किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि बल हमेशा जो है जोड़े में पाए जाते हैं, बस इसी को मुख्य रूप से यही है। और दो पिंडों के बीच जब बल लगते हैं तो एक चीज को ध्यान रखना है कि बल परस्पर बराबर एवं विपरीत दिशा में होते हैं। न्यूटन ने इस धारणा को गति के तृतीय नियम के रूप में व्यक्त किया। तो इसी को न्यूटन ने गति के तृतीय नियम कहा था। प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, एक लाइन में तृतीय नियम यही हो जाएगा। अब देखिए, न्यूटन की गति के तृतीय नियम की भाषा इतनी सुस्पष्ट और रोचक है कि यह सामान्य भाषा का अंग बन गई है। कदाचित इसी कारणवश गति के तृतीय नियम के बारे में काफी भ्रांतियां हैं। आइए गति के तृतीय नियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें, विशेषकर क्रिया तथा प्रतिक्रिया पदों के प्रयोग के संबंध में। तो क्रिया प्रतिक्रिया के पदों के संबंध में हम न्यूटन के तीसरे नियम को जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गति के तृतीय नियम में पदों क्रिया तथा प्रतिक्रिया का अर्थ है बल के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मतलब जो बल लग रहे हैं उन्हीं से मतलब है और किसी बात से मतलब नहीं है। एक ही भौतिक राशि के लिए विभिन्न पदों का प्रयोग कभी कभी भ्रमित कर सकता है। तृतीय नियम को सरल तथा स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। बल सदैव युगल में पाए जाते हैं। पिंड ए पर बी द्वारा आरोपित बल पिंड बी पर ए द्वारा आरोपित बल के समान एवं विपरीत दिशा में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बल होते हैं वो सदैव जोड़े में पाए जाते हैं, और जो बल होते हैं, अगर दो वस्तुएं हैं तो एक पर बल लगेगा तो उसके विपरीत में और समान दूसरा बल लगेगा, यानी उसी की उल्टी दिशा में और उसी के परिमाण के बराबर परिमाण में। तो वही न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। सरल भाषा में इसको यहाँ पर लिख दिया गया। अब देखते हैं आगे।
अब देखिए क्या कह रहा है कि तृतीय नियम के पदों क्रिया तथा प्रतिक्रिया से यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि क्रिया प्रतिक्रिया से पहले आती है, अर्थात क्रिया कारण है तथा निहित प्रतिक्रिया उसका प्रभाव है। अब ये तो बात हो ही सकती है कि क्रिया और प्रतिक्रिया का मतलब ये भ्रम हो सकता है कि क्रिया पहले आई प्रतिक्रिया बाद में, अर्थात क्रिया कारण है और प्रतिक्रिया उसका प्रभाव है। तो कह रहा है तृतीय नियम में ऐसा कोई कारण प्रभाव संबंध नहीं है। ए पर बी द्वारा आरोपित बल तथा बी पर ए द्वारा आरोपित बल एक ही क्षण कार्यरत होते हैं। तो ये ध्यान देना है, कोई कारण प्रभाव से मतलब नहीं है, सीधी सी बात। ए किसी पर बल लगा रहा है तो बी पर भी उस पर बल लगा रहा है, बस उल्टा है। तो जाहिर सी बात है जिस क्षण ए बल लगाएगा उसी क्षण बी भी बल लगाएगा। तो क्षण यानी समय का कोई अंतर नहीं। इसी संकेत के आधार पर इनमें से किसी भी एक को क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। तो किसी एक को क्रिया कह सकते हैं, किसी दूसरे को प्रतिक्रिया। ये नहीं है कि कौन क्रिया है कौन प्रतिक्रिया। किसी एक को एक्शन यानी क्रिया और किसी एक को रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया कह सकते हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल दो भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं। ध्यान दीजिए, क्रिया तथा प्रतिक्रिया दो भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं, एक ही वस्तु पर नहीं। कभी एक ही वस्तु पर क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं होगी, युगल होना चाहिए, यानी दो पिंड होने चाहिए। दो पिंडों ए तथा बी के युगल पर विचार कीजिए तृतीय नियम के अनुसार। तो अगर कोई ए और बी दो पिंडों का जोड़ा है, अगर उस पर विचार करके हम तृतीय नियम लागू करें तो यफ ए बी बराबर माइनस यफ बी ए, यानी ए बी पर बल लगा रहा है तो बी ए पर बराबर मात्रा में उल्टी दिशा में बल लगा रहा है। माइनस का मतलब दिशा बदल गई, और यफ यफ दोनों एक ही हैं, यानी दोनों परिमाण में बराबर परंतु विपरीत। तो कहने का मतलब ये है कि दो पिंड हैं, अगर ए वाला बी पर बल लगा रहा है तो उसी परिमाण में बी वाला ए पर लगा रहा है। ए पर बी द्वारा बल माइनस बी पर ए द्वारा बल, माइनस का चिन्ह आ गया। इस प्रकार यदि हम किसी एक पिंड ए अथवा बी की गति पर विचार करते हैं तो दो बलों में से केवल एक ही प्रासंगिक। अब देखें यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम गति पर विचार करें, यदि हम किसी एक पिंड ए अथवा बी की गति पर विचार करते हैं तो दो बलों में से केवल एक ही प्रासंगिक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम किसी एक पिंड ए अथवा बी की गति पर विचार करते हैं तो दो बलों में से केवल एक ही बल प्रासंगिक है, यानी एक ही बल है। बस फर्क इतना है कि जो सतह है ए और बी की वो आपस में मिली हुई है, मतलब सतह एक है। तो ए पर भी बल लग रहा है, बी पर भी बल लग रहा है, लेकिन वही बल है। मतलब कहने का मतलब है कि वही बल बी पर भी है, वही बल ए पर भी है, बस दिशा अलग अलग है। ए द्वारा बी पर दिख रहा है और बी द्वारा ए पर दिख रहा है, बल एक ही है। तो जैसे हम पीछे ये कहते थे कि जैसे ये बल है ए पर बी के द्वारा और ये बल है बी पर ए के द्वारा, तो अगर हम इनको जोड़ करके कहें नेट बल 0 है क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। इस बात को समझिए। तो वही कह रहा है कि दोनों बलों का योग करके दृढ़ता पूर्वक यह कहना कि नेट बल शून्य है, यह त्रुटिपूर्ण है। फिर भी यदि आप दो पिंडों के किसी निकाय को एक पिंड मानकर उस पर विचार करते हैं तो यफ ए बी तथा यफ बी ए उस निकाय ए प्लस बी के आंतरिक बल है। अब ये ध्यान देना है कि अगर हम किसी दोनों को एक सिस्टम मान लें, निकाय मतलब एक सिस्टम, तो अगर हम एक सिस्टम मान लेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस सिस्टम के अंदर जो है जो बल लगेगा वो बल जो है, जब दोनों को एक ही सिस्टम मान लेंगे
तो वो आंतरिक बल की तरह काम करेगी। अब वो बाहर से लगा हुआ नहीं माना जाएगी, जबकि बाह्य बलों की बात हो रही कि जिस पिंड पर लगे दूसरा वो पिंड ना हो, दूसरा कुछ हो। तो वही कह रहा है, इसको पूरा अंडरलाइन कर लेते हैं। तो वही कह रहा है कि FAB और FB अगर एक निकाय यानी सिस्टम मान लिया जाए पूरा, जैसे कोई डिब्बा हो उसके अंदर दो पिंड भर दिए जाए, दोनों एक दूसरे पे बल लगाएं, तो उस पूरे डिब्बे को मान लिया जाए कि पृथ्वी कुछ नहीं है, वो एक अपना अलग सिस्टम है, निकाय है। तो ये डिब्बे के अंदर जो दो पिंड है वो अंदर है, तो ये आंतरिक बल कहेंगे, यानी दोनों पिंड एक दूसरे के आंतरिक बल एक तरह से कहे जाएंगे अगर उनको जोड़ा जाएगा तो उस निकाय A+B के लिए। मतलब ये दो जो बल लग रहा है ये दोनों मिलकर एक शून्य बल देते हैं। जब इन्हें जो है आंतरिक बल मान लेंगे तब ये मिलकर एक दूसरे पर को शून्य बल देते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि ये दोनों मिलकर एक शून्य बल देते हैं। इस प्रकार किसी पिंड अथवा कणों के निकाय के आंतरिक बल युगलों में निरस्त हो जाते हैं। तो जब हम आंतरिक बल कहेंगे तो वहां पर फिर जो है ये बल एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं, ये कहने का मतलब। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो द्वितीय नियम को किसी पिंड अथवा कणों के निकाय पर अनुप्रयोज्य होने योग्य बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो द्वितीय नियम क्या था, यह बराबर में यानी जो बल है वो किसी पिंड या कणों के निकाय पर प्रैक्टिकल करने योग्य बनाता है। अनुप्रयोज्य मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल। देखिए अध्याय 7। तो जब हम अध्याय 7 पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। आइए अब न्यूटन वैज्ञानिक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आइजैक न्यूटन, इनका जीवन 1642 से 1727 ईस्वी के बीच में था। तो कह रहा है कि आइजैक न्यूटन का जन्म सन 1642 ईस्वी में इंग्लैंड के वुल्स मार्पे नामक शहर में हुआ था। संयोग बस इसी वर्ष गैलीलियो का देहांत हुआ। विद्यालयी जीवन में उनकी अद्भुत गणितीय प्रतिभा तथा यांत्रिक अभिरुचि अन्य लोगों से छिपी रही। सन 1662 में स्नातक पूर्व अध्ययन के लिए वे कैम्ब्रिज गए। सन 1669 में प्लेग महामारी फैलने के कारण विश्वविद्यालय बंद करना पड़ा और न्यूटन अपनी मातृभूमि वापस चले आए। इन 2 वर्षों के एकाकी जीवन में उनकी प्रसुप्त सृजनात्मक शक्ति विस्फुटित हुई। गणित तथा भौतिकी के मूल आविष्कारों, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक घातांकों के लिए द्विपदीय प्रमेय, अवकलन गणित का आरंभ, गुरुत्वाकर्षण का व्युत्क्रम वर्ग नियम, श्वेत प्रकाश की स्पेक्ट्रम आदि की बाढ़ सी आ गई। वापस कैम्ब्रिज लौटने पर उन्होंने प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स में अपने आविष्कारों को आगे बढ़ाया तथा परावर्ती दूरदर्शक की रचना की। सन 1684 ईस्वी में अपने मित्र एडमंड हेली के उत्साहित करने पर न्यूटन ने अपने वैज्ञानिक आविष्कारों को लिखना आरंभ किया और द प्रिंसिया मैथमेटिका नामक महान ग्रंथ की रचना की, जो किसी भी काल में रचे गए महान ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसी ग्रंथ में इन्होंने गति के 3 नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया है, जो केपलर के ग्रह गति के तीनों नियमों की विविधता व्याख्या करते हैं। इस ग्रंथ में नई नई पथ प्रदर्शक उपलब्धियां कूट कूट कर भरी थी, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। तरल यांत्रिकी के मूल सिद्धांत, तरंग गति का गणित, पृथ्वी, सूर्य तथा अन्य ग्रहों की संगतियों का परिकलन, विषुओं के पुरस्सरण की व्याख्या,
ज्वार-भाटा का सिद्धांत आदि। सन 704 ईस्वी में न्यूटन ने एक अन्य उत्कृष्ट ग्रंथ ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपने प्रकाश तथा वर्ण संबंधी कार्य का सार प्रस्तुत किया। कोपर्निकस ने जिस वैज्ञानिक क्रांति को प्रेरित किया और जिसे केपलर तथा गैलीलियो ने प्रबलता से आगे प्रचलित किया, उसी का भव्य संपूर्ण न्यूटन द्वारा हुआ। न्यूटनी यांत्रिकी ने पार्थिव तथा आकाशिकी परिघटनाओं को, पार्थिव मतलब जो पृथ्वी में हो रहे हैं, पार्थिव तथा आकाशिकी परिघटनाओं को एकीकृत किया। एक ही समीकरण पृथ्वी पर सेब के गिरने तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा करने को नियंत्रित कर सकती थी। विवेक के युग का उदय हो चुका था, यानी अब लोग समझने लगे थे और समझदारी से काम करने का युग प्रारंभ हो गया था। अंधविश्वास से लोग मुक्त होने लगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5.5 देखते हैं। कह रहा है 2 सर्मसम बिलियर्ड गेंदें किसी दृढ़ दीवार से समान चाल से परंतु भिन्न कोणों पर टकराती हैं तथा नीचे दर्शाए चित्र 5.6 की भांति चाल में बिना क्षय हुए परावर्तित हो जाती। प्रत्येक गेंद के कारण दीवार पर बल की दिशा क्या है तथा दीवार द्वारा दोनों गेंदों पर लगे आवेगों का अनुपात क्या है। अब यहाँ पर देखिए बिलियर्ड गेंदें कहा गया, तो बिलियर्ड का मतलब पत्थर जैसी कठोर और दोनों बराबर है। सर्वसम का मतलब बराबर। तो कह रहा है 2 बराबर गेंदें हैं और पत्थर जैसी कठोर हैं, दीवार से एक समान से टकरा रही हैं और भिन्न भिन्न कोणों पर टकराती हैं तथा नीचे दर्शाया गया है कोई चित्र 5.6, उसकी भांति चाल में बिना क्षय परावर्तित हो जाती है, यानी जिस वेग से टकराती हैं उसी वेग से लौटती हैं। तो प्रत्येक गेंद के कारण दीवार पर कितना बल लगेगा और दीवार द्वारा दोनों गेंदों पर लगे आवेग का अनुपात क्या है, यानी बल कितना लगेगा दीवार पर और आवेग कितना होगा दोनों गेंदों पर, इसको हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 2 चित्र बनाए गए हैं 5.6 में। एक तो सीधा ऐसे आती है, ऐसे निकल जाती है दीवार से टकरा करके, और एक ये 30 डिग्री के कोण पर अभिलंब से यानी परपेंडिकुलर से 30 डिग्री कोण पर टकराती है और फिर 30 डिग्री कोण पर वापस लौटती है। वेग पहले भी है और वेग पहले भी u है, वेग बाद में भी u है। इसका मतलब टकराने पर दोनों में गति कम नहीं होती, यानी गति का क्षरण नहीं होता, यानी वेग का नुकसान नहीं होता। और ये x और y प्लेन बनाए गए हैं, मतलब x y प्लेन किसी एक प्लेन पर ये काम हो रहा है। तो देखिए स्वाभाविक रूप में इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार होंगे। पहला क्या है, यह हो सकता है कि A में गेंद के कारण दीवार पर लगा बल दीवार के अभिलंबवत हो, जबकि B में गेंद के कारण दीवार पर लगा बल दीवार पर अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यह उत्तर सही नहीं है। दोनों ही प्रकरणों में दीवार पर लगा बल दीवार के अभिलंबवत। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि जो गेंद है उस पर टकराने का जो गेंद के कारण दीवार पर जो बल लगा है तो वो अभिलंबवत हो सकता है या गेंद के कारण दीवार पर लगा बल अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बनाता है, परंतु यह उत्तर सही नहीं है। कह रहा है दोनों ही प्रकरणों में दीवार पर लगा बल दीवार के अभिलंबवत है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण पर। अब इसको अभी समझते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा।
अब देखिए दीवार पर लगे बल को कैसे प्राप्त करें। इसकी गति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। इसके लिए एक युक्ति अपनाते हैं, जिसमें पहले हम द्वितीय नियम का उपयोग करके दीवार के कारण गेंद पर लगे बल अथवा आवेग पर विचार करते हैं और तत्पश्चात फर्स्ट में क्या, फर्स्ट का उत्तर देने के लिए तृतीय नियम का उपयोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हम बल आयोग पर विचार करते हैं, फिर बात करेंगे कि बल किस दिशा में लग रहा है या कैसे लग रहा है। तो मान लीजिए प्रत्येक गेंद की संगत यम है। मान लीजिए जो गेंद है इसका द्रव्यमान यम है तथा दीवार से टकराने से पूर्व और टकराने के पश्चात दोनों गेंदों की चाल यू है, जैसा चित्र में दिखाया गया। चित्र में दर्शाए गए के अनुसार यक्ष तथा वाई अक्षों का चुनाव कीजिए, यानी यक्ष और वाई प्लेन हम लोग चुन लेंगे तथा प्रत्येक प्रकरण में गेंद के संवेग में परिवर्तन पर विचार कीजिए। अब गेंद में संवेग में परिवर्तन देख लें। पीछे हमने पढ़ा था कि जो आवेग होता है वो बल गुणे लगा हुआ समय अंतराल था, इसी को संवेग परिवर्तन के बराबर लिखा गया था। तो अगर हम संवेग निकाल लें तो यही हमारे आवेग के बराबर हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए के अनुसार एक्स तथा वाई अक्षों का चुनाव कीजिए तथा प्रत्येक प्रकरण में गेंद के संवेग में परिवर्तन पर विचार कीजिए। जाहिर बात है हमको द्रव्यमान पता है और वेग पता है, तो हम संवेग निकाल लें, क्योंकि समय हमको नहीं दिया गया। आवेग ही संवेग है और संवेग ही आवेग है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। तो जाहिर सी बात है कि वेग और द्रव्यमान दिया है, तो पहले हम संवेग पर विचार करते हैं। तो प्रकरण ए पर, अब ये प्रकरण है इस पर, तो पी एक्स मतलब यक्ष प्लेन पर अगर हम बात करें, यक्ष प्लेन पर ये यक्ष प्लेन है और ये वाई प्लेन, तो संवेग आवेग परिवर्तन संवेग क्या है ये प्रकरण ए पर। तो पी एक्स की बात करें हम, तो यहां पर कह रहा है पी एक्स प्रारंभिक, ये प्रारंभिक लिखा हुआ है यानी इनिशियल। तो इधर को जा रही है वस्तु, ये द्रव्यमान है वेग है, तो प्रारंभिक में हमारा संवेग क्या हो जाएगा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो जाहिर सी बात है कि यू हो जाएगा। अब अगर हम ये प्रारंभिक हो जाएगा, टकराने के बाद वस्तु लौट रही है, तो अब पी एक्स अंतिम यानी एक्स दिशा में अंतिम संवेग क्या होगा, तो हमारा संवेग द्रव्यमान गुणे वेग होता है। वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, संवेग में भी कोई परिवर्तन नहीं, केवल दिशा बदल रही है, तो वही रहेगा। बस दिशा बदलने के लिए ऋण चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि संवेग हमारा सदिश राशि। अब रही बात वाई दिशा की हम करें, तो अगर हम वाई दिशा में करें, तो वाई दिशा में अगर संवेग की बात करें तो देखिए ऐसे टकरा रही वस्तु ऐसे ही लौट जा रही है। तो ये पूरा हमारा यक्ष प्लेन है और ये पूरा हमारा वाई प्लेन है। तो जो कुछ भी है सब यक्ष प्लेन में है, वाई प्लेन में कुछ है ही नहीं, यानी यक्ष अक्ष का ये घटक है, वाई अक्ष का घटक है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोण की बात ही नहीं है। जैसे वस्तु आई है वैसे ही लौट गई। तो इसलिए जो है पी वाई प्रारंभिक 0 है और पी वाई अंतिम भी 0 है। अब देखिए अगर हम संवेग सदिश में परिवर्तन की बात करें, तो हमने बताया था कि परिवर्तन हमेशा जब परिवर्तन की बात करते हैं तो घटाया जाता है। तो यू में जब इसको घटाएंगे चिन्ह सहित, तो माइनस करके घटाएंगे और माइनस इसमें खुल है तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कुल संवेग हमारा यू प्लस यू यानी 2mu होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि संवेग यानी आवेग सदिश में परिवर्तन होता है। जो संवेग होता है वो आवेग सदिश में परिवर्तन होता है
अतः आवेग का x घटक बराबर -2mu, आवेग का y घटक बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गलती कर रहे हैं। जो हमने ये कहा कि इसमें से ये घटेगा, ये बात गलत है। अंतिम में से प्रारंभिक घटता, परिवर्तन में से अंतिम में से प्रारंभिक घटेगा। तो जब अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे तो ये इस प्रकार लिखेंगे, डेल्टा P यानी संवेग में परिवर्तन। तो अंतिम क्या है? -mu, माइनस प्रारंभिक कितना है? mu है, -mu और -mu, ये माइनस का चिन्ह रहेगा और mu 2mu हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर माइनस का 2mu आ रहा है, इसको ध्यान देना है। तो जब परिवर्तन की बात करेंगे तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण 5.4 जो हम लोग पहले कर चुके हैं, वहां पे एक क्वेश्चन आया था। तो उसमें जब हम संवेग परिवर्तन निकाले थे तो जो प्रारंभ में था बाद वाला उसमें घटाए हैं और माइनस चिन्ह लगा करके, क्योंकि दिशा बदल गई। तो 3.6 न्यूटन सेकंड आया है, ये आवेग हो गया 3.6 न्यूटन सेकंड। अब देखिए यहाँ पर तो हम बाद वाले में पहले नहीं घटाए, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए इसको देख के लिखना पड़ा है कि बल्लेबाज से गेंदबाज की दिशा में, यानी हम गेंद तो ऐसे फेंक रहे हैं, ये मान लीजिए ये गेंदबाज है, यहाँ पर बल्लेबाज है। तो गेंदबाज से बल्लेबाज की दिशा में गेंद जा रही है, तो हमें गेंदबाज से बल्लेबाज की दिशा में ही संवेग परिवर्तन की बात करना चाहिए। लेकिन बल्लेबाज से गेंदबाज की दिशा में हो गया, तो इसीलिए माइनस साइन नहीं है, यानी फाइनल में इनिशियल नहीं घटाया। जब इनिशियल में फाइनल घटाया है इसने, तो दिशा देखिए बल्लेबाज से गेंदबाज की दिशा में कहा है, आवेग दिशा लिखा है उसने। अगर हम गेंदबाज से बल्लेबाज की दिशा में कहें तो फिर यहाँ माइनस लगेगा, तब इसमें से ये घटेगा, मतलब अंतिम में से प्रारंभिक घटेगा और माइनस साइन आएगा। तो इस दिशा को ध्यान रखना है। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए ये गेंद आई, यहाँ पर मान लीजिए बैट होता यानी बल्ला होता और ये गेंदबाज फेंक रहा होता, तो हम इस दिशा से इधर को, अगर पहली गेंद आ रही है इस दिशा में, तो हम इसी के सापेक्ष अगर संवेग की बात करेंगे तो फिर हम इसमें प्रारंभिक में से अंतिम घटाएंगे। अगर हम इसी दिशा में हम इधर से इधर को बात कर रहे हैं, तो इस दिशा की जब बात करेंगे तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, जैसा हमने किया है। लेकिन अगर हम इसी को ये कहें कि इधर दीवार की दिशा से गेंद की दिशा में, तो फिर ये माइनस हट जाएगा, आवेग का जो परिवर्तन होगा या आवेग का x घटक जो होगा। तो इस प्रकार से हम ये समझेंगे कि दिशा किस प्रकार पूछी जा रही है, उस हिसाब से जोड़ने घटाने का काम किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए उस तरह भी किया है और इस तरह भी किया है, दोनों जगह। लेकिन जब इनिशियल में यानी प्रारंभिक में से अंतिम को घटाया है, तो उसने खुद लिखा है कि हम बल्लेबाज से गेंदबाज की दिशा में आवेग की बात कर रहे हैं। यहाँ आवेग का x घटक, यहाँ पर दिशा की बात नहीं की, तो ये माना जा रहा है कि ये प्रारंभिक में जो वेग है u, इसी दिशा को सापेक्ष मान करके ये आवेग का x घटक लिखा गया। और यह आवेग का y घटक 0 होगा, क्योंकि y घटक में कोई वेग या है ही नहीं। अब देखिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, आवेग तथा बल समान दिशा में है, आवेग तथा बल। तो जाहिर सी बात है कि गेंद लौट करके आ रही है, इसका मतलब बल भी इसी दिशा में है, और आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल होता है, तो आवेग भी इसी दिशा में होगा। तो आवेग और बल जो है हमारे एक ही दिशा में। तो उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि दीवार के कारण गेंद पर लगा बल
दीवार के अभिलंबवत, यानी ये दीवार है तो इससे 90 डिग्री पर ये कोण बनाए तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो अभिलंबवत तथा गति की ऋणात्मक x दिशा के अनुदिश, तथा गति की ऋणात्मक x दिशा के अनुदिश। गति इधर है तो इधर को ऋणात्मक दिशा होगी। देखिए दीवार के कारण गेंद पर लगा बल, तो चूंकि गेंद इधर को भाग रही है टकराने के बाद, इसका मतलब दीवार के कारण गेंद पर लगा बल x दिशा के विपरीत है, या ये कहें -x दिशा में, क्योंकि x दिशा इधर को ली जा रही है, गेंद इधर को जा रही है। ये देखिए टकराने के बाद x की विपरीत दिशा कहें या इसी को -x दिशा कहें, एक ही बात। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उपयोग करने पर गेंद के कारण दीवार पर लगा बल दीवार के अभिलंबवत तथा गति की धनात्मक x दिशा के अनुदिश है। अब अगर हम न्यूटन के तृतीय नियम की बात करें तो चूंकि गेंद दीवार पर बल लगा रही है तो गेंद उल्टी दिशा में भाग रही है, तो इसका मतलब गेंद पर जो बल लगा है दीवार के कारण वो -x दिशा में है, तो गेंद के कारण दीवार पर जो बल लगेगा वो धनात्मक x दिशा में है, जैसा अभी हमने समझा। क्योंकि समस्या में यह नहीं बताया गया है कि दीवार से टक्कर में लगा अल्प समय कितना है, अतः बल के परिमाण को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है कि आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। जब समय अंतराल हमें पता ही नहीं तो हम बल कैसे निकाल लेंगे? आवेग तो हमको पता चल गया, लेकिन समय अंतराल नहीं पता तो बल नहीं निकाला जा सकता। तो यही कह रहा है कि अब प्रकरण बी की बात करते हैं। प्रकरण बी में क्या हो रहा है? तो प्रकरण बी में देखिए जो दीवार है इससे अब जो है जो गेंद टकरा रही है वो 30 डिग्री के कोण पर टकरा रही है। तो अब 30 डिग्री के जब कोण पर टकराएगी तो इसके दो घटक बन जाएंगे, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। तो ये थीटा के साथ जो लगा रहेगा उसे क्षैतिज घटक, और जो थीटा से दूर वाला होगा उसे ऊर्ध्वाधर यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं। तो इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए px प्रारंभिक, px प्रारंभिक क्या होगा? अब x दिशा की बात हो रही है तो x दिशा में देखिए पास में कास सामने साइन हमने बताया, पास में कास सामने साइन। जो थीटा कोण होता है उसके साथ वाली भुजा के साथ कास लिखा जाता है और दूर वाली भुजा यानी सामने वाली भुजा के साथ साइन लिखा जाता है। तो x इसके साथ थीटा कोण जो है तो कास के साथ आएगा। तो px प्रारंभिक बराबर, अब संवेग जो है द्रव्यमान गुणे वेग होता है तो mu द्रव्यमान गुणे वेग, और अब कोण भी आ गया और इस x के साथ cos थीटा वाला कोण जाएगा तो mu cos 30 डिग्री हो गया। इसी प्रकार px फाइनल यानी अंतिम क्या होगा px, तो ये भी कोण थीटा है और ये भी cos के साथ जाएगा क्योंकि सामने साथ वाली भुजा थीटा के यही है, सामने वाली ये है। बस फर्क इतना है कि पहले गेंद इधर को आ रही थी अब इधर को जा रही। तो इसके साथ में अगर u पॉजिटिव था तो इसके साथ में निगेटिव होगा, तो केवल माइनस साइन लगा देंगे, बाकी यही चीज रहेगी। तो px फाइनल यानी अंतिम बराबर mu cos 30 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने लिखा। अब देखिए py प्रारंभिक की बात करें तो अगर हम py प्रारंभिक की बात करेंगे तो अब यहां पर देखिए, तो अब यहां तक पर देखिए, अब अगर y वाले अक्ष पे देखें तो ये cos के साथ है तो ये sin के साथ रहेगा, तो mu sin थीटा हो गया। और ये इधर को जा रहा है तो ये प्रारंभिक वाला ये अगर y अक्ष देखें तो mu sin थीटा होगा, और ये अंतिम वाला अगर y अक्ष देखें तो ये भी पास में cos सामने sin, ये भी sin के साथ जाएगा तो mu sin थीटा। अब देखिए माइनस साइन इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर जब दीवार से कोई गेंद टकरा रही है तो पहले ऐसे थी इसकी चाल, अगर हम वेग अब ये इस तरह देखेंगे तो कोलिजन यानी टक्कर के बाद जो है जो स्थिति होगी उसमें परिवर्तन होगा,
तो ये साइन जो है इस परिवर्तन की बात बता रहा है। तो इसीलिए देखिए नोट लिख करके लिखा गया है, हिंदी में इसको देख लेते हैं। कह रहा है ध्यान दीजिए टकराने के पश्चात px का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है जबकि py का चिन्ह नहीं होता है। py में देखिए माइनस mu sin थीटा है, माइनस mu sin थीटा है, जबकि px में क्या है कि mu sin थीटा है और डायरेक्शन बदल गई है वेग की, तो इसलिए माइनस mu cos थीटा। तो यही कह रहा है कि इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि x वाले कंपोनेंट में साइन देखिए बदल जा रहा है, लेकिन y वाले में दोनों में ही माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ पर देखिए एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि दोनों में माइनस का साइन क्यों। तो दोनों में माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि y दिशा में गेंद को नहीं फेंका गया या y दिशा में गेंद नहीं टकराई, किसी एंगल पे टकराई। तो x दिशा की अगर हम बात करें तो x दिशा में देखिए x अक्ष जो है, ये जो x अक्ष है, तो x अक्ष के साथ थीटा कोण बन रहा है। लेकिन अगर y अक्ष की बात करें तो ये पूरी y अक्ष दिशा में एक बार गेंद इधर को जा रही है, एक बार इधर को जा रही है, एक बार इधर को, एक बार इधर, यानी साइन थीटा का टर्म जो है पूरी तरह x अक्ष के 90 डिग्री पर, x अक्ष अगर इसको माना जाए तो x अक्ष के 90 डिग्री पर पूरी तरह से जो है अपने अक्ष पर ही। तो गेंद तो टकराई इधर को है, इधर को, तो इधर को भी ये u का परिवर्तन ही दिखेगा और इधर को भी u का परिवर्तन ही दिखेगा। तो इससे भी परिवर्तन है और इससे भी परिवर्तन है। और चूंकि y अक्ष में जो है कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए साइन में कोई परिवर्तन नहीं। ये भी y अक्ष के अनुदिश है, ये भी y अक्ष के अनुदिश, इसलिए दोनों में माइनस साइन लगा होगा। तो इसको ध्यान देना। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम x घटक की बात करें तो x घटक में हम लोग क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को जोड़ेंगे। अब देखिए वो जो पहला 5.4 उदाहरण था उससे कंफ्यूज ना होई, फाइनल में ही इनिशियल को घटाना परिवर्तन के लिए। तो आवेग का x घटक का अगर परिवर्तन निकालें तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे जब, तो माइनस mu cos थीटा माइनस इनिशियल mu cos थीटा, तो माइनस माइनस साइन के साथ माइनस में 2mu cos थीटा होगा। और आवेग का y घटक, और y घटक चूंकि एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक घटक इधर को साइन लिए होगा, एक घटक इधर को साइन लिए होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इसलिए y कंपोनेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो y कंपोनेंट यहाँ पर 0 हो गया। अब देखिए आवेग तथा बल की दिशा वही है जो A में थी, यह दीवार के अभिलंबवत ऋणात्मक x दिशा के अनुदिश है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो आवेग की दिशा है वो उसी प्रकार से ये अभिलंबवत ऋणात्मक x दिशा के अनुदिश है। पहले की ही भांति न्यूटन के तृतीय नियम का उपयोग करने पर गेंद के कारण दीवार पर बल दीवार के अभिलंबवत धनात्मक x दिशा के अनुदिश है। तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ अगर जब हम y अक्ष की बात करते हैं, वो इसलिए क्योंकि y अक्ष में जो साइन थीटा वाला घटक है ये तो 0 हो जा रहे हैं, तो इस y अक्ष से हमारा कोई लेना देना है नहीं। तो अब बल और की अगर हम आवेग की बात करें तो ये x अक्ष के ही होगा। अगर गेंद टकरा रही है जो है दीवार से, तो गेंद के कारण जो बल लग रहा है वो x अक्ष दिशा में है, और दीवार के कारण जो गेंद पर बल लग रहा है वो माइनस x डायरेक्शन यानी ऋणात्मक x दिशा के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि आवेग तथा बल की दिशा वही है जो A में थी, यह दीवार के अभिलंबवत x दिशा में है
यह दीवार के अभिलंब ऋणात्मक x दिशा में। भाई दीवार जो गेंद पर बल लगाएगा वो इधर को लगाएगा, x दिशा इधर को है तो ऋणात्मक x इधर हो जाएगा, ये कहने का मतलब। और पहले की बात न्यूटन के तृतीय नियम का उपयोग करने पर गेंद के कारण दीवार पर बल, अब गेंद के कारण इस दीवार पर बल जो है कह रहा है अभिलंबवत धनात्मक x दिशा में, तो गेंद के कारण दीवार पे बल इधर को लगेगा तो x अक्ष इधर को है तो इधर को धनात्मक माना जाएगा, इसीलिए धनात्मक x दिशा में। प्रकरण ए का प्रकरण बी में गेंद को दीवार द्वारा प्रदान किए गए आवेग के परिमाणों का अनुपात है। ये कह रहा है कि प्रकरण ए और प्रकरण बी यानी x और y अक्ष में जो हमने ए और बी इस तरह निकाला है, ए और बी, तो इसमें कह रहा है कि दीवार द्वारा प्रदान किए गए आवेग के परिमाणों का अनुपात। तो आवेग के परिमाणों का अगर अनुपात निकालें तो पहले 2mu है, बाद में 2mu cos थीटा है, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस चूंकि कट जाएगा तो इसलिए माइनस नहीं लिखा है, तो ये आ गया, ये mu कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो 1/cos 30 डिग्री होगा, cos 30 का मान होता है √3/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.2। अब अगली हेडिंग है हमारी संवेग संरक्षण, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यहीं तक।